वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज का ये वीडियो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का एक वीडियो रहेगा, जिसमें हम आज मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। 30 में से जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अंक गणित के आते हैं यानी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और 30 जो होते हैं वो पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र का अंग होते हैं। तो उन 30 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैथ्स का पेपर है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए देखते हैं आज जो है गणित का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं 15 नंबर की जो है गणित में अंक गणित यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, और 15 नंबर की जो है पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र आते हैं। ठीक है, इस तरह से 30 क्वेश्चन जो है हमारे गणित में आते हैं, जो लगभग जो है प्राइमरी लेवल के जो गणित के क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं रहते, इजी ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कितने पैकेट खरीदे कि पेनों की संख्या जो है वो समान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए, बी और सी ब्रांड आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर ऑप्शन से जो है क्वेश्चन को किया जा सकता है तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए अगर 10 पेन खरीदता है 10 के, तो देखिए 10 इंटू 10 कितने 100 पेन आते हैं। ठीक है, और अगर 12 खरीदता है तो 12 इंटू 12 जो है 100 के समान नहीं हो रहा, तो ये जो है हमारे यहीं पे ऑप्शन ए जो है वो कट जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए कि अगर वो पहले में जो है 5 पैकेट खरीदता है तो देखिए 50 होता है, और 12 इंटू 12 जो है कहीं भी 50 के करीब नहीं है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो कट हो जाता है। ठीक है, अगर सी में देखिए 10 इंटू 10 आपके 100 हो रहे हैं। ठीक है, फिर 12 इंटू 5 जो है वो भी 100 के समान नहीं है, असमान संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारे सही नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर 10 को 12 से इंटू करते हैं तो 120 है। ठीक है, फिर 12 को 10 से इंटू करते हैं तो भी 120। ठीक है, समान पेन जो है पेनों की संख्या हमें मिल रही है। फिर 24 को अगर 5 से इंटू कर रहे हैं तो भी 120 जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन से जो है पेनों की संख्या जो है बराबर समान हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में बांट दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक वर्ग की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर उसको 4 वर्गों में बांटा जा रहा है यानी कि यहाँ पे जो है ये इसकी भुजा आधी हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4। तो ठीक है, तो सही आंसर हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन है सही या नहीं आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, इनमें से गलत कथन को चूज करना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारी यही हमें गलत मिल गया, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम नहीं होती। दो जो है एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, तो सभी तो नहीं हुई, दो जो है एक अपवाद मिल गया, तो हमारा ये जो है सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, ये भी सही है। फिर है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है, स्वयं व एक अन्य। ठीक है, एक व स्वयं 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, हाँ, एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी बात जो है सही है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी निम्न में से है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 10 संख्याओं में जो है सभी विभाजित होने, आपको थोड़े से जो है विभाजकता के नियम जो है याद होने चाहिए। देखिए 2 के विभाजकता का नियम कहता है कि 2 के जो गुणनखंड है, ठीक है, अंत वाली संख्या वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो से जो है सभी संख्या विभाजित हो ही रही है। ठीक है, फिर आप 3 को देखोगे तो देखिए सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 का गुणनखंड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, ये भी कट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 6 और 4 10, ये भी कट जाता है। ठीक है, पीछे एक ही संख्या बची है
यानी कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 1-2 को और आप देख सकते हैं, जैसे 7 रेड है, 7 का देख सकते हो आप। 3 का हो गया, इसका मतलब 6 और 9 का तो जाएगा ही, ठीक है। 5 का देख सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपए 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या होगी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको उदाहरण से आप इसको एक झटके में यानी कि बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसके पास 5 के और 10 ही के सिक्के हैं तो आप देखिए, अगर 5 के सिक्के 18 है तो 5 गुना 18 गुना 5 आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर 10 है तो 70, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया 70 और 18 गुना 5 आपके हो गया 90, ठीक है। तो 90 और 70 कुल मिला के आपके हो गए 160, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमें एकदम सही मिल गया, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस जो है आप ट्राई करके एक बहुत ही कम टाइम में देख सकते हैं कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है जो सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा एक जो है वो सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सिंपली हो सकता था सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मान ज्ञात करना है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास आपने जरूर पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके नियम का पालन करते हुए जो है हमें सिंपली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट या ऑफ नहीं है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड ये रहा, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो है 3 आ जाता है, ठीक है। फिर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 17.5 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास आ जाएगा ये 52.5, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3, फिर माइनस में यहाँ पे फिर से हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 37.5, ठीक है। तो ये जो है माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 40.5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 40.5। तो इसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारे पास मिल गया 12। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम इतने हार्ड बोर्ड मास जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन अक्सर बहुत ही सिंपल आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक पाक के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्स के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्स की कितने वृक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1/6 भाग जो है आपके पास दिए हुए हैं नीम के, ठीक है। फिर 1/2 जो है आधा, यानी कि 1/2 जो है आपके दिए हुए हैं अशोक के, ठीक है। और शेष जो है आपको x यानी कि यूकेलिप्स के वृक्ष को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है नीम के वृक्षों की संख्या दे रखी है 5, ठीक है। तो आप इजीली 5 से 6 और 5 को गुणा करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि कुल संख्या जो है कितनी है। 1/5 का, अगर 1/6 किसी संख्या का 5 है तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 30, यानी कि कुल जो वृक्षों की संख्या है वो 30 है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 30 का आधा हमारे पास हो गया 15, ठीक है। 15 जो है वो अशोक के हैं, 5 जो है वो नीम के हैं। तो 15 और 5 20 हो गए, ठीक है। तो 20 जाने के बाद हमारे पास जो शेष बचते हैं वो सारे वृक्ष जो हैं वो यूकेलिप्स के हैं, यानी कि 10। तो आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 38वां क्वेश्चन हमारे पास रेलगाड़ी वाला, जो हमने पहले ईवीएस में सॉल्व किया था। यहाँ पे है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य तक 31 अगस्त को 8:45 तक पहुंचती है। तो इस यात्रा में कुल कितना समय लगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 दिन है, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, ठीक है।
तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपली आप देख सकते हो 29 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जो है सेम समय में आपके पास 24 घंटे का समय हो जाएगा, यानी कि 16 बजकर अगर 30 मिनट पर निकली है तो अगले दिन 16 बजकर 30 मिनट तक आपके पास 24 घंटे हो जाते हैं। फिर आप 30 मिनट को जो है अलग रख सकते हैं। उसके बाद समझ लीजिए 17 बजे से 8:45 तक जो है आपके पास कुल समय रहता है 7 घंटे ये, और फिर नेक्स्ट 8 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास समय है ये 24 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और ये 30 और 45 मिनट। सबसे पहले जो है मिनट हम जोड़ लेते हैं ताकि इसको जो है हम घंटे में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पे 15 और 7 75, यानी कि 75 में से 60 जो है 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 15 पीछे बच जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट पीछे रह गए, शेष रह गए, और यहाँ पे जो है हमारे पास 8 और 8 16 घंटे, ठीक है। 16 और 24 हो गए 40, ठीक है। तो 40 घंटे और 15 मिनट जो है हमारे पास यात्रा का समय रह गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी रीजनिंग लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसमें हम सबसे पहले जो है कौन कौन सी मापन की इकाइयाँ दी गई है वो देखना होगा। मिलीमीटर दी हुई है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर और फिर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इनमें संबंध क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ हम बीच में मीटर को रखते हैं, फिर यहाँ पे जो है डेसीमीटर को रखते हैं मीटर के जस्ट बाद में, फिर डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर के बाद में जो है आपके पास रहता है मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चारों इकाइयाँ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। तो चारों में जो है 10-10 का अंतर रहता है, ठीक है। तो नीचे जाने पे जो है आपको 10 से गुणा करना होता है, और अगर आपको एक इकाई से दूसरी की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ना होता है तो आपको भाग करना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन जो है हमारा 4th वन है, क्योंकि हम सबको सॉल्व कर करके नहीं देख सकते, तो सिंपली हम सही ऑप्शन को ही देखते हैं, ठीक है। सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे मिलीमीटर लिखा है। मिलीमीटर में जो है मिलीमीटर से मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो हमें लिखने पड़ेंगे, यानी 3 संख्या के बाद में आप पॉइंट लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 8 मीटर और 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी यही होगी। फिर देखिए डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर मीटर का अर्थ हो गया 10, यानी कि 10 से आपको जो है भाग करना होगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 80 डेसीमीटर का अर्थ हो गया 8 मीटर, ठीक है। फिर 8 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया 8 सेंटीमीटर का अर्थ आप कह सकते हो 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 8.08 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो है इससे छोटी है। फिर 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो 800 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 8 मीटर हो जाएगा, और इस मिलीमीटर को जो है हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी। 2 जीरो के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 3 संख्या के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.8 मीटर, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है 8 मीटर सबसे छोटी है, तो ये 4 जो है हमारा सही ऑप्शन है। आप एक बार करके देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक तार है जिसको जो है एक आयत का रूप दिया गया है, तो यानी कि तार की पूरी लंबाई है, यानी कि ये जो है तार का परिमाप है, और आयत के परिमाप का सूत्र हमारे पास है 2 कोष्टक L, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप कुल है कितना 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 180 सेंटीमीटर को हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास बचेगा 90, ठीक है। 90 में से हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास जो है पीछे 60 बच जाएगा। 60 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर है, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप सिंपली कर सकते थे कि अगर ये जो है एक तरफ की चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर है तो इस तरफ की भी 30 होगी, तो ये 60 हो गए, ठीक है। 180 में से 60 काटने पर पीछे बचते हैं 120, और 120 को जो है 2 भागों में हमें बांटना होता है, तो 60 इस तरफ और 60 इस तरफ।
सिंपल सा था। अगर आप बिना फॉर्मूला लगाए सिंपली अगर 2 मिनट में जो है, 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 30 सेकेंड में जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने ही थे, 10 ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट आगे जो है कुछ और क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ठीक है, तो कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ये कोई इतना सही ऑप्शन नहीं है। उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय के नियम समझाएंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। उनको समूह में रखेंगे। जिसने सही लिखा है जरूरी नहीं है कि वो उनसे सीखेगा, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा यही है कि उनको मूर्त पदार्थों के रूप में आप समझाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये दोनों ही सही है। फिर है विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये भी ठीक है। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। अगर ए बी सी डी चारों होता तो हम जरूर चारों की तरफ जाते, पर हमें जो है ए बी को कंपल्सरी रखना है, तो सही ऑप्शन हमारा रहेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम का भाग नहीं होते? चौपा, टाइलिंग ये जो है भाग होता है। सिमिति ये भी प्राथमिक स्तर पर आता है। प्रतिरूप भी प्राथमिक स्तर पर आता है। अनुपात जो है वो नहीं आता, तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन से जो दो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो काम आ सकते हैं जो है आयत के परिमाप को दो अलग अलग परिमाप वाले, समान परिमाप वाले आयतों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पैमाना हम काम में नहीं ले सकते। ग्राफ पेपर को जो है हम काम में ले सकते हैं। धागा किसी काम का नहीं है। और टाइल क्योंकि आयत के आकार की होती है, तो बी और डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो देखिए लिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। गणित का स्वरूप हम नहीं कह सकते, हमने गणित को मान रखा है कठिन, पर गणित नहीं है। व्यक्तिगत स्वाभाविक क्षमता ही केवल उपलब्धि कम होने का कारण नहीं हो सकता। सांस्कृतिक जो परिवेश है, जिस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चा आता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उपलब्धि कम, निम्न या उच्च होने का कारण ये हो सकता है। ठीक है, यह समझने के लिए कि 1/4 और 1/3 से 1/4 जो है 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डाइनिंग ब्लॉक्स का प्रयोग या संख्या चार्ट का प्रयोग? तो सबसे सही रहेगा कागज की पट्टियों का प्रयोग। ठीक है, तो कागज को जो है हम फोल्ड करके आसानी से बता सकते हैं कि इसका ये इतना भाग जो है इससे बड़ा है, इससे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, पाठ योजना जो बनाई जाती है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उतना आवश्यक नहीं आप कह सकते हैं। गणितीय संकल्पनाओं और संरचनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और संदर्भ में प्रश्न करना, केवल क्रियाकलापों को लिखना और संदर्भ में प्रश्न करना ही नहीं। सबसे सही ऑप्शन जो है हमारे पास 3 नंबर का है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पना और संरचना की रचना करें, क्योंकि इसमें जो है विद्यार्थी अपनी सृजनात्मकता को दिखा पाएंगे, मौलिकता को दिखा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे सही जो है हमारे पास यही ऑप्शन रहता है। ठीक है, जिसमें हम विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, फिर 48वां क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? ठीक है, किसको जो है संरचनात्मक या रचनावादी कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता हो,
ठीक है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग-अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता हो, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता हो। देखिए विषय को जो है इंटरलिंक करके पढ़ाना, दोनों को जो है वर्तुलाकार जो है स्थिति में पढ़ाना, ठीक है, संबंधित करके पढ़ाना ये सही है। ठीक है, गणित की भाषा पर ध्यान देना भी अधिक ज़रूरी है। अध्यापक स्वीकार करता है कि विभिन्न विद्यार्थी जो हैं वो अलग-अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही है। तो लास्ट जो है हमारे पास यही गलत बचता है कि विषय परक परीक्षा का उपयोग किया जाए जिससे पता चले कि बच्चा जो है कितना सीखा है या कितना नहीं। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, इससे रचनात्मकता का कोई संबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारे हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ठीक है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रट्टा मारना गणित का काम नहीं है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ये बात काफी हद तक सही है। गणित पूर्णतया विषय परक नहीं, गणित जो है वास्तविक जीवन में हर जगह काम आने वाला विषय है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये बात सही है। ठीक है, तो गणितज्ञों की सच्चाई आविष्कार अपेक्षित होता है, ये ठीक था, पर ये सबसे सही जो हमारे पास है ये है कि मानस दर्शन जो है वो गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित जो है वो आपके विजुअलाइजेशन पर जो है ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को यानी 3D जो शेप है, स्पेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनको समझने में जो है समझ को विकसित करने में अधिक उपयुक्त रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रण करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखिए संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना 3D से संबंधित नहीं है। सूर्योदय का समय लिखना भी 3D से संबंधित नहीं है। मानचित्र जो है वो भी 3D से संबंधित नहीं है। बोतल को अगर आप लाकर ऊपरी दृश्य दिखा रहे हो तो ये जरूर त्रिविमीय समझ को विकसित करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो एक होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, फिर है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। फिर है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर पड़ता है। ठीक है, फिर है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो अध्यापक की जो अपेक्षाएं होती हैं, विचार होते हैं, उनका असर तो पड़ता ही है। विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का असर भी पड़ता है और गणित की भाषा का असर भी पड़ता है। तो सबसे गलत जो ऑप्शन है हमारे पास यही है कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा होती है वो स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, हर बच्चे की जो प्रतिभा है वो अलग-अलग है, तो आप कह सकते हैं ए वाला जो है हमारा ऑप्शन इसमें गलत है। तो सही उत्तर यही है, हमें क्योंकि गलत ही छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? देखिए 6 में 2 जो है जोड़ रहा है और तुलना कर रहा है। ठीक है, तो तुलनात्मक जमा जो है यहाँ पे सही होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा भाषा समझनी है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। ठीक है, तो अपनी पेंसिल के साथ तुलना कर रहा है और उसमें 2 जमा कर रहा है, तो तुलनात्मक जमा जो है यहाँ पे हमारे सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदू अरेबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एक संख्या में अंकों की स्थिति इसका समान मान बताती है, ये सही है। यह योगात्मक प्रकृति का होता है, ये भी सही है, और ये गुणात्मक प्रकृति का होता है, ये भी सही है। तो तीसरा जो है ये गलत है, इसमें आधार जो है 2 प्रणाली का पालन किया जाता है, ये जो ऑप्शन है हमारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के
अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। फिर है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण देने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो है वो ये है कि बच्चों को जो है अवसर दिए जाए, प्रचुर मात्रा में अवसर दिए जाए कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अवलोकन करे, आसपास की चीज़ों को देखे और जो है ज्यामिति की समझ जो है अपने अंदर विकसित करे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इस ऑप्शन को सही मानने पर बाकी अपने आप ही कम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर 55वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता नहीं, केवल परिभाषाएं देना किसी भी तरह से गणित की रीजनिंग का जो है आप इंडिकेटर नहीं कह सकते। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, फिर है परिकल्पन में निपुणता की क्षमता, फिर है विभिन्न परिस्थिति में सही सूत्रों का स्मरण। ठीक है, सूत्रों का स्मरण करना भी नहीं और परिकल्पन की निपुणता भी नहीं। ये सही ऑप्शन जो रहेगा हमारा 2 रहेगा कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने के लिए क्षमता हो उसके पास। ठीक है, वो सही से जस्टिफाई कर सके गणित के मैथमेटिकल जितने भी तर्क होते हैं उनको। ठीक है, वो क्षमता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से जो है हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य निम्नलिखित है। सब्जियों का मूल्य दिया हुआ है और फिर जो है यहाँ पे संजय ने कितने क्या खरीदे उसके बारे में है और कितने पैसे दिए। तो सिंपल सा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है पर बहुत ही आसान है, बच्चों के करने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदा। यहाँ पे टमाटर का मूल्य दिया गया है 1 किलो का 40 रुपए, यानी कि आधा किलो का हमारे पास हो गया 20 रुपए। ठीक है, फिर 1 किलो आलू खरीदा। यहाँ पे आलू जो है 2 केजी का 25 है, यानी 25 का आधा 12 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, ये हो गया। फिर है हमारे पास आधा केजी गाजर। तो यहाँ पे गाजर का मूल्य दे रखा है 250 ग्राम का जो है यहाँ पे 20 रुपए दे रखा है। तो आधा केजी का जो है इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 40 रुपए। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 250 ग्राम मिर्ची जो है वो है, और यहाँ पे मिर्ची का मूल्य दे रखा है 100 ग्राम के 10 रुपए। 100 ग्राम के 10 रुपए, यानी कि 200 ग्राम के हो गए आपके 20 रुपए और 50 ग्राम के जो हो गए आपके 25 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 25 रुपए। ठीक है, फिर 4 नग के जो है नींबू, 4 नींबू के 10 रुपए हैं। तो 4 नींबू के कितने होंगे तो 4 नींबू के 10, यानी कि 1 नींबू का हो गया 2 रुपए और 50 पैसे। और फिर 6 से इसको अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 15। ठीक है, तो 15 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर लेते हैं। 20 और 40 हो गए हमारे पास 60, 60 और 25 हमारे पास हो गए 85, 85 और 15 हमारे पास हो गए 100, 100 और तो हमारे पास हो गए 112.50 रुपए। ठीक है, 112 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो इसको जो है 200 में से जो है घटा ले। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 87.50 रुपए। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारे पास हो गया 87.50। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 57वां क्वेश्चन है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, डाई के स्थान पर अंक का, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ठीक है, अंकों का योग जो है 3 और 4 का गुणज है। तो सिंपली आप देख लीजिए 3 और 4 दोनों का गुणज जो है वो 12 होता है। ठीक है, तो उन दोनों का अंकों का योग जो है वो 12 होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 7 जो है वो 12 होता है, 2 अंक है। ठीक है, डाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जो है क्रमिक अभाज्य, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे सही हो गया 1 नंबर का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर दी हुई है। 2 घंटे तक जो है 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक जो है 75 रुपए, फिर 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक अतिरिक्त 1 घंटा 10 रुपए जो है चार्ज किए जाएंगे। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक जो है 150 रुपए, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक जो है आपके पास 250 रुपए जो है वो चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, राजीव ने अपनी कार जो है सुबह के 7 बजे पार्क की है और उसी दिन जो है शाम के 4:30 पर लेने आता है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे। सबसे पहले जो है 4 से 4:30 तक जो है कितना समय हुआ वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है 9.5 घंटे हो रहे हैं, तो 9.5 घंटे के वो कितने पैसे जो है वो देगा। तो यहाँ पे देखिए 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में है, तो वो जो है 150 रुपए जो है देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ऑप्शन 2 नंबर जो है वो सही है, 150 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर कौन सी आएगी। तो आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले बढ़ते हुए जो क्रम से है घटते क्रम की तरफ जाना है। ठीक है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को रखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही 7, और 7 के बाद 7 और 0 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई हमारे पास। ठीक है, उससे छोटी संख्या जो है हमारे पास यह है। ठीक है, 7.70। ठीक है, और फिर जो है तीसरी संख्या हमारे पास है ये। ठीक है, तो सिंपली तीसरी संख्या यही है हमारे पास, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, एक 5 अंकों की संख्या में दाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा का ज्ञात होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इकाई, और यहाँ पे हम लिखते हैं दाई। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सैकड़ा। ठीक है, फिर हजार, और फिर 10,000। ठीक है, तो देखते हैं 10,000। तो यहाँ पे इकाई का अंक सबसे पहले हमें दाई का अंक दिया हुआ है 8, तो 8 हम लिख देते हैं। फिर इकाई के अंक के बारे में बताया है कि इकाई का अंक जो है दाई के अंक का 1/4 है। ठीक है, यानी कि 8 का 1/4 जो है वो 2 होता है। ठीक है, फिर जो है हजार के स्थान का अंक जो है वो 0 है, तो सिंपली हजार के नीचे हम 0 लिख देते हैं। और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, तो इकाई 2 है, तो 2 का डबल 4। ठीक है, और फिर 10,000वां स्थान जो है इकाई के अंक का 3 गुना, यानी कि 2 का 3 गुना 6। ठीक है, तो हमारे पास संख्या आ गई 60,482, 60,482, तो सही ऑप्शन हमारा रह गया 4 नंबर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का वीडियो यही खत्म होता है। आज हमारे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए, या फिर आपकी और कोई क्वेरी हो तो, या कोई और फीडबैक हो तो। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।